सर्वप्रथम आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब के द्वारा इस देश में सत्य शोधक समाज स्थापना दिवस के इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूं। मंच पर विराजमान पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और सम्मानित समस्त पदाधिकारीगण और पंडाल में मौजूद महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के समर्थक और समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों को, महिलाओं को और बच्चों को और युवाओं को जय भीम, जय मूल निवासी कहता हूँ। आज सत्य शोधक समाज स्थापना दिवस के अवसर पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने ये देश में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। बहुत सारे संगठन, सामाजिक संगठन ये जागरूकता का काम करते हैं, लेकिन भारत में हमारी नज़र में ऐसी विशेष जागरूकता का काम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया कर रही है, जो सामाजिक मुद्दों को, राजनीतिक मुद्दों को, इस देश के तमाम उन मुद्दों को जो इस देश की राजनीतिक पार्टियां आज तक छेड़ना तक पसंद नहीं कर रही, उन मुद्दों पर खुलेआम चर्चा करना, ये इस देश के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का संदेश है। और इसके लिए हम पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सत्य शोधक समाज स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के सपनों के भारत के निर्माण के लिए और आज की वर्तमान राजनीति और उसमें पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की भूमिका को जगजाहिर करते हुए ये चर्चा की है कि आखिर एक राजनीतिक दल की भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज के आधार पर एक भारत के निर्माण की कल्पना पर चर्चा रखी है। आज जरूरत है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के कल्पना के भारत जिसमें सत्य शोधक, सत्य का शोध करना। अब तक बहुत सारे लोग झूठ का शोध करने में लगे हैं, झूठ को खोजने में लगे हैं, लेकिन जो झूठ है उसको खोजने में अपनी एनर्जी न लगाई जाए और ऐसे लोग जो झूठ को सत्य कर स्थापित करे बैठे हैं। इसीलिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की कि जो पहले से सत्य स्थापित है समाज में उसका शोध करो, उसको खोजो कि कौन सा वो सत्य है जो लोगों को बताया जा रहा है कि ये सत्य है, ये बहुत प्राचीन सत्य है, लेकिन वो एक ऐसा झूठ है जो सच के रूप में समाज में प्रसारित ही नहीं बल्कि स्थापित किया जा चुका है। ऐसे सत्य शोधक की कल्पना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब ने की और उसी सत्य शोधक समाज की स्थापना के लिए उनके जीवन संघर्ष को देखिए। एक टाइम जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब इस देश के किसान, मजदूर, इस देश के शोषित पीड़ितों को, इस देश के अछूतों को, शूद्रों को, अतिशूद्रों को एक सच्ची आजादी की प्रेरणा दे रहे थे। हजारों साल से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गुलामी में जो लोग जी रहे थे, उनको शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और उनकी अपनी सभ्यता के साथ उनके बौद्धिक स्तर पर क्रांति करके उनको सत्य शोधक समाज बनाना चाहते थे। लेकिन इस मार्ग में हजारों बाधाएं थी। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले इन सारी बाधाओं से अपने समय में अकेले लड़ते रहे और वो अपने समय से इस देश को एक ऐसी कल्पना दे करके
जो इस देश में एक सच्चा लोकतांत्रिक, एक सच्चा मानवतावादी समाज स्थापित करना चाहते थे। आज की जो स्थिति है, आज की जो राजनीतिक स्थिति है, आज की जो सामाजिक स्थिति है, भले ही लोगों के तन पे कुछ अच्छे कपड़े आए होंगे, भले ही लोगों के घर कुछ अच्छे बन गए होंगे, भले ही लोगों के पास कुछ शिक्षा आई होगी, लेकिन उन पुरखों की कल्पना कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। क्या वो शिक्षा शेरनी का दूध पी के आज गुर्राया? आज वो इस देश के नौजवान, विद्यार्थी, किसान, मजदूर जो आज उस गहरी खाई से निकल करके अपने आप को शिक्षित समझे, उस शिक्षा से जो भी कुछ हासिल करने की कल्पना किए, क्या उससे वो वास्तविकता जो शिक्षा से प्राप्त होनी थी वह हो पाई? क्योंकि शिक्षा एक क्रांति है, एजुकेशन रिवॉल्यूशन है, लेकिन शिक्षा अगर क्रांति है तो क्या इस मनुष्य के जीवन में कोई क्रांतिकारी बदलाव आज देखने को मिला? आप देखेंगे शिक्षा एक सिर्फ पेट भरने का साधन बना दिया गया है। हमारे देश के नौजवानों के, हमारी इस पीढ़ी के, हमारी अगली पीढ़ियों के, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियों के दिमाग में बस एक बात है कि शिक्षा मतलब पेट भरना है, शिक्षा मतलब नौकरी है, शिक्षा मतलब कुछ कमाना है, शिक्षा मतलब उससे कुछ कपड़ा लेना है, शिक्षा मतलब अच्छा मकान और अच्छी फैसिलिटी में जीना है। अगर कोई एक आदमी हमें अच्छी शिक्षा देता है और उस शिक्षा से सिर्फ हम नौकरी मतलब पैसा हासिल करते हैं और पैसे से सिर्फ कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा मकान रखते हैं, तो क्या इतना भर काफ़ी है? तो आप देखिए, अगर हमें कोई एक मकान मिल जाए, एक अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना मिल जाए, रोटी कपड़ा और मकान अच्छा मिल जाए, लेकिन उस रोटी कपड़ा और मकान को हासिल करने के लिए कोई रोज हमारा अपमान करे, कहे कि आइए खाइए हराम का माल, ये कह के अपमानित करे, हमें बार बार वो अपमानित करे, तो क्या वो अपमान कोई सहना पसंद करेगा? तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा से आर्थिक संपन्नता और आर्थिक संपन्नता से सुविधाएं भोगना ये सिर्फ काफी नहीं है। एक इंसान को सामाजिक स्वतंत्रता चाहिए, सामाजिक समानता चाहिए, आर्थिक समानता चाहिए, उसके जीवन में शैक्षिक समानता चाहिए, उसके जीवन के हर एक क्षेत्र में उसको स्वतंत्रता और समानता चाहिए। लेकिन एक बुद्धिजीवी वर्ग ने, एक शिक्षित वर्ग ने अपनी जो मौलिक कर्तव्य था, अपनी जो स्वतंत्रता थी, अपने जो मौलिक अधिकार थे, उसको भुला करके सिर्फ सुविधा भोगी जीवन को जीने में अपनी जिंदगी बर्बाद की है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब भारत में 65% से ज्यादा युवा होते हैं। जब 65% से ज्यादा भारत में युवा हैं और देश के बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंचों से भाषण तो देते हैं कि ये भारत युवा भारत है, लेकिन कोई देश युवा कैसे हो सकता है, उसके पीछे कुछ उन्होंने दृष्टिकोण व्यक्त करने नहीं दिए। एक दृष्टिकोण यह भी हो सकता है कि उस देश के बच्चे कुपोषण के कारण मर जाते हों, उस देश के जवान बुढ़ापे तक न जाते हों, इसलिए भी कोई देश युवा भारत हो सकता है। लेकिन इस तरफ कि आज भी भारत के 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, आज भी भारत दुनिया के देशों में कुपोषण का शिकार है, अत्याचार का शिकार है, भेदभाव का शिकार है, गरीबी का शिकार है, इसकी तरफ वो ध्यान दिलाना नहीं चाहते। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस देश की राजनीतिक जागरूकता को देखते हुए ये सवाल करना चाहते हैं उन लोगों से, अगर ये देश 65% युवाओं का भारत है, तो इस देश के सभी क्षेत्रों में भारत के युवाओं की भागीदारी क्या है? क्या भारत के युवाओं को हर क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में, क्या इस भारत की महिलाओं को, इस देश के शूद्र अतिशूद्र कहे जाने वाले कमेरे वर्ग को, जो इस देश के पिछड़े वर्ग के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, क्या उनको उनकी हिस्सेदारी, क्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनकी भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन अगर ये जागरूकता इस भारत के लोगों में आए तो इस देश में एक सच्चा सत्य शोधक समाज स्थापित हो सकता है। हम देखते हैं खासकर के युवाओं को, आज भारत के युवा अपने अधिकारों के प्रति सोए हुए हैं,
वो अधिकार तो चाहते हैं, लेकिन अधिकार के लिए रत्ती भर भी संघर्ष और प्रयास करना नहीं चाहते हैं। वो खैरात में मिलने वाले अधिकारों की कल्पना करके बैठे हैं। वो भारत के संविधान में दिए अपने मूलभूत अधिकारों को भी हासिल करना नहीं चाहते हैं। एक छोटा सा बच्चा आपके गोद में है, 1 साल का 6 महीने का बच्चा, अगर उसको आप कुछ खाने के लिए दे दो, उसको आप कुछ खाने के लिए दे दो और एक ही पल में उससे वो छीन लो, तो वो रो रो करके अपना वो मौलिक अधिकार जो उसका खाने का अधिकार है वो आपसे छीनने के लिए रोता है। वो छीन नहीं सकता, लेकिन वो रो करके व्यक्त करता है कि ये मेरी जरूरत है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा मौलिक अधिकार है। वो इसलिए रोता है। लेकिन इस देश के नौजवानों को, इस देश के विद्यार्थियों को, इस देश के किसानों को, मजदूरों को, इस देश की तमाम जनता को आज उनके अधिकार उनको नहीं दिए जा रहे। आज पढ़ने लिखने के बाद नहीं, कई कई डिग्रियां ढोने के बाद भी इस देश के शिक्षित विद्यार्थियों को, युवाओं को रोजगार नहीं दिए जा रहे। उनके मौलिक अधिकारों पर अतिक्रमण किया जा रहा है और उसके बाद वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। यह चिंता का विषय है। इसलिए एक आदमी कुतर्क करके कुछ पढ़े लिखे लोगों के, बुद्धिजीवियों के, कमेरे वर्ग के लोगों के, मूल निवासियों के, जो भारत के असली मूल निवासी हैं, इस देश में बाहर से आकर भी इस देश के लोगों के हक अधिकार छीन के उनको मांगने वाला बना के रखा है। मेरे साथियों, आज आपको कल्पना करनी होगी सत्य शोधक समाज स्थापना के आधार पर। अगर सत्य के शोध का समाज स्थापित करना चाहते हैं और वो देश का निर्माण करना चाहते हैं, तो आज एक भी नागरिक जिन लोगों को अपने घर का चौकीदार बनाना नहीं चाहता, वो आज उनको देश का चौकीदार कैसे बना रहा है। जो लोग घर का चौकीदार बनाने के लायक नहीं हैं, वो कैसे इस देश का चौकीदार बनाए जा रहे हैं, ये भी तो शोध करना है। इसके पीछे कौन है, इसके पीछे किसकी गलती है। इसलिए कि राजनीति के प्रति नफरत फैलाई गई, भ्रांतियां फैलाई गई, राजनीति के प्रति युवाओं में अलगाव है। एक पॉलिटिकल साइंस का पीएचडी का स्टूडेंट कहता है, मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, मुझे राजनीति से नफरत है, राजनीति गंदी चीज है। तो इस देश के बड़े बड़े विद्वानों के बच्चे, विदेशों में पढ़ के आने वाले बच्चे, एक ही वर्ग के बच्चे कैसे इस देश की राजनीति पे कब्जा कर रहे हैं। इस देश का किसान मजदूर, इस देश का कमेरा वर्ग इस देश की राजनीति से दूर किया जा रहा है और इस देश का लुटेरा वर्ग जो कमा के नहीं खाता है, झूठ बोल के खाता है, वो इस देश की राजनीति पे 100% कब्जा करके बैठा है। फिर आखिर राजनीति की इतनी भ्रांतियां, इतनी नफरत क्यों फैलाई जा रही है कि राजनीति गंदी चीज है, राजनीति चोर, लूटेरे, बलात्कारियों का, हत्यारों का एक जमावड़ा है। ऐसा क्यों वो प्रचारित कर रहे हैं? इसलिए कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के दिमाग में ये बात आ जाए कि भैया इधर अपनी बेटी को अगर भेजेंगे, अपनी पढ़ी लिखी बेटी को भेजेंगे, अपने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल रिसोर्स को भेजेंगे, तो ये इधर जाकर जिंदगी बर्बाद होगी। लेकिन आप गौर करिए, राजनीति आखिर क्या है? तमाम राजनीतिक सिद्धांतों में पढ़ाया जाता है कि राजनीति राज्य के लोगों के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए, जहां उनके कल्याण के लिए नीतियां हो, वही राजनीति है। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, राजनीति कोई सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं है। राजनीति का मतलब सत्ता, कुर्सी नहीं है। राजनीति का मतलब है समाज की जागरूकता का काम करना। और वो जागरूकता का काम अगर भारत में कोई कर रहा है तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के युवाओं की तरफ से और विद्यार्थियों की तरफ से कि वो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक कर रही है। और इसलिए आज अगर समस्या राजनीति है, इस देश की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, इस देश की एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को अगर हम देखते हैं तो उस देश में एक ही समस्या है और वो है इस देश की राजनीति। इस देश की राजनीति कुछ बेईमानों की वजह से नहीं, बहुत सारे ईमानदार लोगों के चुप रहने की वजह से समस्या बनी है। इसलिए आज अगर राजनीति समस्या है तो समाधान भी राजनीति है। अगर राजनीति में वो कहते हैं कि अनपढ़ लोगों की भीड़ है, तो पढ़े लिखे लोगों को कोई राजनीति में आने से नहीं रोकता है। अगर राजनीति में बेईमान लोगों की भीड़ है
तो ईमानदार लोगों को राजनीति में आने के लिए प्रावधान भारत के संविधान में है। फिर क्यों ये ईमानदार, फिर क्यों ये एजुकेटेड आदमी इस देश की पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आता? इसलिए आज राजनीति समस्या है तो राजनीति ही समाधान है। एक हर युग में कोई ना कोई धर्म होता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज के युग में राजनीति ही धर्म है। इस राजनीति को बदलने के लिए हमें खुद को राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित करना होगा। मैंने यही राजनीति की एक परिभाषा गढ़ी कि राष्ट्र के लिए, समाज के लिए खुद को समर्पित करना, निस्वार्थ समर्पित करना ही राजनीति है। जनता का माल लूट के, देश का माल लूट के अपने घर में भरना ये राजनीति नहीं है। ऐसे राजनीति करने वाले लोगों को हमें सबक सिखाना होगा। समता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात, और आज इस देश में राजनीति की परिभाषा साम दाम दंड भेद के बगैर राजनीति नहीं हो सकती। आज मूल निवासी बहुजन समाज की पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी आज ये कहते नजर आते हैं ग्राउंड पे कि साम दाम दंड भेद के बगैर राजनीति संभव नहीं है। दारू पिलाए बगैर, मुर्गा खिलाए बगैर, पैसा बांटे बगैर, झूठ बोले बगैर राजनीति नहीं हो सकती। कौन कहता है? क्या ज्योतिबा फूले ने इस देश में राजनीति नहीं की? क्या बाबा साहब अंबेडकर ने राजनीति नहीं की? क्या सम्राट अशोक ने राजनीति नहीं की? क्या बुद्ध की राजनीति नहीं है? जिनके हाथ में तलवार नहीं थी, जिनके पास में पैसा नहीं था, एक भिक्षा पात्र था, उसकी भी राजनीति है। उनकी भी राजनीति है जो साधु संतों के रूप में इस देश में घूमे और कहा ऐसो चाहूं राज में, अरे मिले सबन को अन्न और छोटे बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। मैं ऐसा राज चाहता हूं जिस राज्य में कोई भूखा ना हो, जिस राज्य में कोई तरस खाने के लिए आदमी ना मिलता हो, ऐसी राजनीति। फिर भी हमारे समाज के नेता ये हमें भ्रमित करके कहते हैं कि साम दाम दंड भेद के बिना राजनीति नहीं हो सकती। क्यों वो कहते हैं? क्योंकि उन्होंने जिस विचारधारा के खिलाफ, जो मानवतावादी विचारधारा के खिलाफ ब्राह्मणवाद की मानसिकता है, जहां लिखा है कि साम दाम दंड भेद के आधार पर राजनीति हो। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 20 में लिखा है कि दोस्त और दुश्मन के साथ क्या होना चाहिए। वो लिखते हैं कि दुश्मन, शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर हो, कितना भी बुद्धिमान हो, अगर वो ताकतवर है, बुद्धिमान है, तो उसको नमन करो, नतमस्तक करो, उसका स्वागत करो, उसको घर बुलाओ, उसको खाना खिलाओ, उसको उपहार में कोई कीमती चीज दो। और जैसे ही उसका यकीन हो जाए, महाभारत आदि पर्व अध्याय 20 श्लोक नंबर 18, 19, 20, 21 और 33, इसमें यह लिखा है कि जब उसका पूरा विश्वास हो जाए, वो ये मान ले कि ये मेरा अपना आदमी है, तो तब उसको सर पे रखे घड़े की तरह जमीन पर पटक देना, ऐसे पटक देना, ऐसे कुचल देना जैसे सांप के फन को पैर से कुचल देते हैं, ताकि वो जिंदगी में कभी काटने की कोशिश ना करे। ये दोस्त और दुश्मन की उन्होंने संकल्पना गढ़ी है। और उन्होंने लिखा कि डरा करके, धमका करके, खरीद करके, भ्रमित करके उनको अपने में शामिल करो और जब मौका आए उनको नष्ट करो। ये है साम दाम दंड भेद की राजनीति। फिर मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की राजनीति क्या है? वो राजनीति है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की राजनीति। एक तरफ है साम दाम दंड भेद की राजनीति और दूसरी तरफ है समता, स्वतंत्रता, बंधुता की राजनीति। फिर हमको चुनना होगा कि आखिर हमारी राजनीति कौन सी है, आखिर हम किस राजनीति की तरफ जाना चाहते हैं। एक राजनीति है जो नायकवाद के पीछे लेके जाना चाहती है, एक राजनीति है जो ब्राह्मणवाद के पीछे लेके जाना चाहती है, एक राजनीति है जो लोकतांत्रिक चरित्र, लोकतांत्रिक व्यवहार के साथ किसी नायक के पीछे चलना पसंद नहीं करती। इसलिए ब्राह्मणवाद का जो नायकवाद है, उस पे मैं एक बात आज की राजनीति के दौर में कहना चाहता हूं कि आखिर क्यों इस देश की राजनीति में या तो मुख्यमंत्री को चमकाया जाता है या फिर प्रधानमंत्री को, और बाकी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बाकी पॉलिटिकल लीडर को शून्य किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है भारत में पहली बार हो रहा है। एक समय था, शिव पुराण में लिखा है, महाभारत में लिखा है, वेदों में लिखा है कि एक समय था जब ये आर्य ब्राह्मण
ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता कहते थे। बाबा साहब ने भी अपनी किताब क्रांति और प्रतिक्रांति और हिंदू धर्म की पहेलियां, इस किताब में लिखा है कि एक समय था जब ये ब्रह्मा को अपना नायक मानते थे, फिर उसी ब्रह्मा का गर्दन शिव से कटवाते हैं, उसी शिव के साथ विष्णु को लड़वाते हैं। इन तीनों का चीरहरण ये आपस में करके नायक को यूज एंड थ्रो करके कैसे ये यूज करते हैं, ये इनके सिद्धांत। ब्राह्मणवादी राजनीति में नायकवाद यूज एंड थ्रो है, वहां नायक की कोई वैल्यू नहीं है। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, आज की इस पॉलिटिकल एक्टिविटी में, आज की इस पॉलिटिकल थॉट्स में, आज के इस पॉलिटिकल वातावरण में आप देखिए हर जगह मोदी मोदी हो रहा है। मोदी जी सिटीजनशिप के भी एक्सपर्ट हैं, मोदी जी नोटबंदी के भी एक्सपर्ट हैं, मोदी जी गणपति की सर्जरी के भी एक्सपर्ट हैं। मोदी जी हर चीज के एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं? जिनकी डिग्रियां नहीं पाई जा रही हैं वो हर चीज के एक्सपर्ट। ये सोचने का विषय है और इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को हीरो बना के कुछ बिगाड़ा जा सकता है, कुछ सुधारा जा सकता है, और अगर बड़े स्तर पे बिगड़ जाए तो व्यक्ति को हटा दो, संस्था पर, पार्टी पर, संगठन पर कोई आंच नहीं आती है। और इसीलिए जो लोग गांधी के साथ थे वही गांधी को मारने वाले थे, जो लोग राजीव गांधी के, इंदिरा गांधी के साथ थे वही गांधी इंदिरा गांधी को मारने वाले थे, वही राजीव गांधी को मारने वाले थे। और आगे भी बता देना चाहता हूं कि ये जो नायकवादी राजनीति है ये बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे भी समाज के नेताओं में ये नायकवादी राजनीति हावी हो रही है और हमारे लोग भी संस्थागत नेतृत्व को, लोकतांत्रिक चरित्र को छोड़ करके एक व्यक्ति के पीछे चलना चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब समझाते हैं कि व्यक्ति चाहे कितना भी महान क्यों ना हो फिर भी वो राष्ट्र से महान नहीं हो सकता। मतलब एक व्यक्ति राष्ट्र से महान नहीं हो सकता, संगठन से महान नहीं हो सकता, समाज से महान नहीं हो सकता। जिस दिन व्यक्ति राष्ट्र से महान होगा, मतलब समाज से महान होगा, मतलब संगठन से महान होगा, वो एक दिन हीरो बनेगा, तानाशाह बनेगा और तानाशाह बन के राष्ट्र को, समाज को और संगठन को बर्बाद कर देगा। वही लोग जिन्होंने गांधी को मार करके गांधी को हीरो बनाया, गांधी को मारा, राजीव गांधी को हीरो बनाया, राजीव गांधी को मारा, इंदिरा गांधी को हीरो बनाया, इंदिरा गांधी को मारा। मैं आज यहां इस महाराष्ट्र की भूमि पे यह घोषणा करता हूं, यही लोग कल मोदी जी को भी मारेंगे। यही लोग कल इन सारे हीरो को मारेंगे जो हमारे समाज से जाकर के उधर जाकर गुलामी कर रहे हैं। कोई बचाने वाला नहीं होगा। जैसे सर पे रखे घड़े को पत्थर पे पटक के फोड़ देते हैं, लिखा है उन्होंने महाभारत में अपने ग्रंथों में, वो अपने धर्म ग्रंथों पे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करते हैं, राम राज्य लाने की कल्पना करते हैं। उसी राम राज्य में जहां पर सीख दी जाती है राम राज्य की बात, राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, राम की बात कर रहे हैं और लूट रहे हैं। राम नाम मुंह में है और बगल में छुरा है, मुंह में राम, बगल में छुरा। इतनी बात राम की करते हो, इतनी बात राम राज्य की करते हो, एक स्लोगन तुमने लिखा वो भी बता देते हैं। वो लिखा कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अगर इतने बड़े रघुकुल रीत के संरक्षक हो तो फिर क्यों 2 करोड़ रोजगार की बात नहीं करते? अगर इतने बड़े राम के भक्त हो और राम रघुकुल रीत के लिए अपने वनवास को चले जाते हैं, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ देते हैं, लेकिन अपनी जबान से नहीं बदलते, तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं 2 करोड़ रोजगार की बात क्यों नहीं करते? अब क्यों बात नहीं करते? अब इस देश में ना खाऊंगा ना खाने देंगे की, क्यों इस देश के अडानी अंबानी को BSNL MTNL को निजीकरण के बेचते हो? क्यों? मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ये वही लोग हैं जिनसे आप निजीकरण को रोकने की कल्पना कर रहे हो कि ये एक दिन निजीकरण को रोकेंगे, हमारे कहने से नहीं रोकेंगे। ये देश को बेचने के लिए पैदा हुए हैं और अपने धर्म ग्रंथों में ये लोग लिखते हैं कि जिन्होंने अपनी बहु बेटियों को भाड़े पे दिया हो, वो लिखा उधर, जिन्होंने अपनी बहु बेटियों को भाड़े पे दिया हो, जिन्होंने अपनी बेटियों को सती किया हो, जिन्होंने अपनी बेटियों को बेचा हो,
वो इस देश के संस्थानों को भाड़े पे देने से शर्म करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसलिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब ने इस गुलामगिरी किताब में कुछ लिखा है इनके लिए। ये वही लोग हैं, मैं यहां नहीं कह सकता। उस ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए ज्योतिबा फूले साहब ने इसमें लिखा कि जो अपनी बहू बेटियों के साथ बलात्कार करते थे, वो आज 3.5 लाख एसिड अटैक, 3.5 लाख बलात्कार, 3.5 लाख गैंगरेप हर साल भारत में महिलाओं के साथ होते हैं, और बेशर्मी की तरह बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहां गए वो बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने वाले, जब इस देश में पायल तड़वी को मारा जाता है, जब इस देश में एक अछूत समाज के, एक अनुसूचित जाति के नहीं, पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी मटकी से पानी पीने पर मारा जाता है। लेकिन अफसोस मूल निवासी समाज पे है। एक तरफ जिसने हजारों साल से आज भी अपनी मटकी का मुंह बंद कर रखा है, और एक समय था जब ज्योतिबा फूले साहब ने अपने कुएं का मुंह खोल दिया था तुम्हारे लिए। एक समय था जब साहू जी महाराज ने आपके लिए कुएं बना दिए थे। एक समय था जब बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके लिए तालाब खोल दिए थे। और फिर भी उन ब्राह्मणवादियों के तलवे चाटने में क्यों आप अपना समय लगाते हो? एक समय है कि आज भी वो, मैं उत्तराखंड से हूं, और उत्तराखंड में आज भी वो बेशरम जिसको नाक पूछना नहीं आता, वो 5 साल का बच्चा हमारी भोजन माता के हाथ का खाना नहीं खाता। इससे बात इतनी नहीं है कि मेरी माँ खाना गंदा बनाती है, इतनी नहीं है। मेरी माँ तो रोड पे चाउमीन भी बनाती है, मेरी माँ तो गोलगप्पे भी बनाती है, मेरी माँ तो नाश्ता पानी सब कुछ बनाती है, उसको तो वो खाता है। लेकिन वही खाना अगर आपकी सोशल सिक्योरिटी बन जाता है, आपकी पॉलिटिकल सिक्योरिटी बन जाता है, आपकी इकोनॉमिकल सिक्योरिटी बन जाता है, आपको गवर्नमेंट नौकरी के तौर पे या कुछ भी जीवन यापन के लिए गारंटी बन जाता है, तो वो अछूत के हाथ का खाना नहीं खाता है। ऐसा क्यों? इस देश के एजुकेशन सिस्टम में लोग सरकार में बैठना चाहते हैं, सरकारी कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, लेकिन सरकारी संस्थान में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, अपने माँ को उस सरकारी अस्पताल में दवाई खिलाना नहीं चाहते हैं। यह सबक सिखाने के लिए इस देश में एक लोकतांत्रिक राजनीति की जरूरत है, एक पीपल्स पॉलिटिक्स की जरूरत है। पीपल्स पॉलिटिक्स जो जनता की राजनीति है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए होगी। वो पीपल्स पॉलिटिक्स हम स्थापित करने के लिए देश के विद्यार्थियों को, देश के नौजवानों को आगे आना चाहिए, और तब जाकर के राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के कल्पना का भारत बनेगा। इस देश की वर्तमान राजनीति को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस देश के हाईली इंटेलेक्चुअल रिसोर्स स्टूडेंट, हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट और हमारी बहनों को बाहर आना होगा, अन्यथा पीएचडी कर लोगी लेकिन एक ग्रेजुएट आदमी की बीवी बनके घर में रसोइया मतलब हलवाई बनके रह जाओगी। ऐसे भी चरित्र को आपको चैलेंज करना होगा कि वो महिलाओं की समानता की बात कहाँ है, जब पीएचडी करने के बाद भी, नौकरी में होने के बाद भी खाना बनाने का काम और घर के कुछ काम का बंटवारा आज भी उन महिलाओं के ही हिस्से में क्यों है? समता और स्वतंत्रता की बात वो करनी होगी। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि आज उन पुरखों की वसीयत को याद करने की जरूरत है। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि मैंने लोकतंत्र दे दिया, अब रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब इस देश में किसान मजदूर का बेटा, इस देश में गरीब का बेटा इनकी गलियों से, इनकी झोपड़ियों से, इनके खेत खलियानों से इस देश का नेता बनेगा। एक आदमी खड़ा होकर बताए कि क्या आज गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा इस देश की पॉलिटिक्स में खड़ा होने की भी सोच सकता है? नहीं सोच सकता। सफेद कुर्ता चाहिए, बड़ी सी गाड़ी चाहिए, गले में सोने की चैन चाहिए, 8, 10, 50 आदमी दारू पिलाकर आगे पीछे घूमने का खर्चा चाहिए, वो है पॉलिटिकल लीडर। ऐसे लोकतंत्र में गरीब किसान मजदूर के बेटे को कैसे आप आगे बढ़ाओगे? फिर वही लोकतंत्र के पनपे नेता जो लोकतंत्र ने नेता बनाए, आज वो सारे नेता हमारे भी रानी के पेट से राजा पैदा करने के लिए तुले हुए हैं। लेकिन इस देश के सामाजिक, इस देश के आर्थिक जागरूकता में उनका कोई स्थान नहीं है।
ना उनकी फैक्ट्रियां हैं हमारे वालों की, ना उनकी फैक्ट्रियां हैं और ना उन फैक्ट्रियों में हमारे लोग हैं, ना उनकी कोई सामाजिक जागरूकता के लिए कोई तैयारी है और ना वो करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो रानी के पेट से राजा पैदा करना चाहते हैं। वो मुलायम का बेटा, वो लालू का बेटा, वो मायावती का भतीजा ही इस देश पे सत्ता पे बैठना चाहता है। अगर वो बैठना चाहता है तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की एक वसीयत पढ़ के मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कहते हैं अपनी वसीयत में, मेरा बेटा यशवंत अगर समाज के लिए काम ना करे, जो मैंने गोद लिया, जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, अगर वो मेरा बेटा यशवंत समाज के लिए काम ना करे और ऐसो आराम की जिंदगी में जीने लगे तो मेरी संपत्ति से उसको फूटी कौड़ी ना दी जाए। कितने लोगों में दम है कि ये वसीयत अपने घर की दीवार पे टांग दे? अगर टांग दे तो मेरा ये बच्चा ये कभी समाज को नहीं भूलेगा। लेकिन हमारे पुरखे अपनी अगली पीढ़ी को इस फूले अंबेडकरी आंदोलन में लाने के लिए वसीयत लिखते हैं। और ये वसीयत की परंपरा यहां से नहीं है। सम्राट अशोक ने लिखा गिरनार शिलालेख पे कि मेरे देश की जनता मेरी संतान है, मेरे राज्य की जनता मेरी संतान है। किसी भी टाइम, चाहे मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ घर में सो रहा हूं, चाहे मैं स्नान घर में नहा रहा हूं, चाहे मैं पशुशाला में पशुओं को देख रहा हूं या फिर सत्ता की कुर्सी पे बैठा हूं, किसी भी टाइम मेरी जनता, मेरी संतान मेरे पास अपने दुख दर्दों के प्रतिवेदन लेकर मुझे मिल सकती है। और इतना नहीं बोला, आगे बोला कि मेरा पोता, मेरा बेटा और मेरा पोता और मेरा परपोता भी मेरे इस काम का अनुपालन करे। पोता परपोता तक को वसीयत लिख के हमारे पुरखे गए। अंबेडकर ने भारत की जनता को दे दिया भारत का संविधान वसीयत के रूप में और लिखा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र बनाएंगे। और एक आदमी आज ऐसा नहीं है, फूले अंबेडकरवादी भी ऐसा आदमी नहीं है जो शान से कहता हो कि मैं भारतीय हूं। क्या कहता है? मैं चमार हूं, मैं पासी हूं, मैं खटीक हूं, मैं कुर्मी हूं, मैं मराठा हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। लेकिन एक आदमी ये नहीं कहता कि मैं इस देश में एक भारतीय हूं। और इसलिए जातिवाद को खत्म करने वाले लोग भी आज जाति पे गर्व करते घूम रहे हैं। इसलिए अफसोस होता है कि वो रैदास की वाणी को भूल गए कि जात जात में जात है, जैसे केलन के पात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाए ना जात। वो एनिलेशन ऑफ कास्ट को भूल गए। वो भूल गए इस गुलामगिरी को, जिसको पढ़ के ओबामा रोया, जिसको पढ़ के ओबामा बोला कि एक भारत में ऐसा आदमी था जो अमेरिका के काले गुलामों की भी बात कर रहा था। लेकिन भारत के गुलाम आजाद नहीं हुए और मुगलों के लोग आकर के भारत में गुलाम वंश की स्थापना कर गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी आपको कह दिया कि भारत के नहीं दुनिया भर के मूल निवासी अपने देश की सत्ता में होने चाहिए। उसके बावजूद भी हम अपने पुरखों की वसीयत, अपने पुरखों की नसीहत और अपने पुरखों के संघर्ष को शायद समझ नहीं पा रहे हैं। साथियों, इसके लिए एक उद्देश्य की जरूरत है, एक विचारधारा की जरूरत है, एक संगठन की जरूरत है, एक लोकतांत्रिक नेतृत्व की जरूरत है। और लोकतांत्रिक नेतृत्व कैसा? जो समाज नियंत्रक हो, समाज के नियंत्रण में चलने वाला हो, समाज के द्वारा निर्मित हो। ऐसा नहीं स्वनिर्मित, स्व कंट्रोल, ऐसा नहीं, सेल्फ कंट्रोल वाला नहीं चाहिए। समाज के कंट्रोल में रहने वाला, संगठन के कंट्रोल में रहने वाला लीडर चाहिए। और एक कार्यक्रम चाहिए इस भारत में मूल निवासियों को एक बनाने के लिए। और उसके लिए 5 भूमिकाएं हमें तय करनी है। जो लोग कहते हैं मेरा बच्चा नारा नहीं लगा सकता, जो लोग कहते हैं मेरा बच्चा भाषण नहीं दे सकता, ललित बहुत अच्छा भाषण देता है, इसको उत्तराखंड से बुलाएंगे और आंध्र प्रदेश में भी इसी से भाषण कराएंगे। ये नहीं होगा। सिर्फ नारा एक ही बच्चा नहीं लगाएगा, सिर्फ प्रचारक एक ही बच्चा नहीं होगा, सिर्फ नेता एक नहीं चाहिए, हमें लाखों नेता चाहिए। और उसके लिए 5 भूमिका है। एक है रीडर फॉर्म में जीना होगा, दूसरी है सपोर्टर फॉर्म में जीना होगा, तीसरी है मेंबर फॉर्म में जीना होगा और चौथी है
कैडर फॉर्म में जीना होगा, और पांचवी है लीडर फॉर्म में जीना होगा। हर बच्चा लीडर नहीं बन सकता, हर आदमी लीडर नहीं बन सकता, हर आदमी कैडर नहीं बन सकता, आप मेंबर नहीं बन सकते, लेकिन सपोर्टर बनना होगा। आपको समाज में क्या हो रहा है ये समझने वाला रीडर बनना होगा। सत्य शोधक समाज का एक सच्चा सिपाही रीडर बन के भी आप बन सकते हो। इसलिए अंत में कहना चाहता हूं, आज उनके भरोसे मत बैठो जो एबीवीपी वाले, एनएसयूआई वाले अपने पत्रकों में लिखते हैं कि निजीकरण राष्ट्र सेवा है। वो बीएसएनएल को बचाने के लिए नहीं है, वो इस देश की रेल को बचाने के लिए नहीं है, वो इस देश के पुलिस के कंधों पे सरकारी तमगा लगा है जो उसको उतारने वाले हैं। वो चाहते हैं कि देश की आर्मी 4 साल की नौकरी वाली बन जाए और पुलिस वाला सुबह अपनी ड्यूटी पे आए और शाम को अपनी ड्यूटी से चला जाए। ऐसी दिहाड़ी मजदूरी जो कर्मचारियों के साथ भी होने वाली है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्राइवेटाइजेशन और भारत का प्राइवेटाइजेशन सदियों से उन्होंने किया, वो आज भी इसको करना चाहते हैं। साथियों, अपनी बात खत्म करते हुए आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आज इस देश में फूले अंबेडकरी आंदोलन और एक तरफ है ब्राह्मणवादी आतंक। ब्राह्मणवादी आतंक मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को भयभीत करना चाहता है और हम इस देश की हर एक जनता को निर्भीक करना चाहते हैं। लड़ाई आर पार की है लेकिन हथियार की नहीं है, लड़ाई है विचार की। जो मूछें ऐंठ करके इस देश के युवाओं को बेवकूफ बना रहे हैं, उन लोगों से सावधान रहना है। जब काशीराम जैसे लोग कह रहे थे कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, मैं तीसरा बताना चाहता हूं, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, एक डसता है, एक निगलता है, और तीसरा है जो कि सपोलानाथ है, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो आम आदमी के रूप में खास आदमी बना के बैठाया जा रहा है और दिल्ली में कह रहा है कि एजुकेशन सिस्टम बदल दिया। किसी एक आम आदमी पार्टी के नेता का नाम बताइए जो दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ाता हो अपने बच्चे को। किसी एक डीएम और एसडीएम के बच्चे को बताइए जो उस सरकारी कुर्सी पे तो बैठा है लेकिन उस दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाता हो। ऐसे सपोले नाथ के साथ साथ आपको कुछ केचुए नाथ को भी समझना है, जो अंबेडकर का नाम लेते हैं, जो फूले का नाम लेते हैं, मूछे ऐंठ करके जय भीम तो बोलते हैं और आगे आगे चल के पीछे पीछे मूल निवासी बहुजन समाज के युवाओं को लाखों की संख्या में जेल में ठूस करके हीरो बन जाते हैं और आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद करते घूम रहे हैं। उनको समझना होगा। इसलिए ऐसे लोगों को समझने के लिए फूले साहब की इस किताब में उन्होंने कहा कि एक कलम कसाई है जो कलम से मारता है, एक छुरा कसाई होता है जो छुरे से मारता है, एक कलम कसाई होता है जो कलम से मारता है, और मैं तीसरा कसाई बता रहा हूं, जाति से मत जोड़ना, धर्म से मत जोड़ना, वो तीसरा कसाई है जबान कसाई, जो जबान से मारता है, जो मीठा बोलता है, ना खाऊंगा ना खाने देंगे की बात करता है और देश को अडानी अंबानी का मालिकाना हक देश पर बना के चला जाता है। जय भीम बोलता है, जय मूल निवासी भी बोलेगा, लेकिन उस जबान कसाई की पहचान आपको करनी है। आपको इस देश की शिक्षा, आपको इस देश की सोशल डेमोक्रेसी को, आपको इस इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी और इक्वलिटी को स्थापित करने के लिए आगे आना होगा। अंत में लाइन पढ़ के अपनी बात खत्म करता हूं कि जुल्म के खिलाफ लब खोलेगा कौन, जुल्म के खिलाफ लब खोलेगा कौन, और अगर हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। हर घर में फूले अंबेडकर भगत सिंह पैदा करना तो चाहते हैं सब, हर घर में फूले अंबेडकर भगत सिंह पैदा करना तो चाहते हैं सब, लेकिन अपने घर में, अपने मन में फूले अंबेडकर भगत सिंह सावित्रीबाई पैदा करेगा कौन, पैदा करेगा कौन। धन्यवाद। आप सबने मुझे सुना, आप सबने इन चीज़ों को अपने मूल निवासी बहुजन समाज के पुरखों की कल्पना का सत्य शोधक समाज और उसके आधार पर एक समता मूलक भारत राष्ट्र का निर्माण और उसमें पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की ये जो जागरूकता की जो भूमिका है, वही इस देश में एक सच्चा लोकतंत्र, एक पीपल्स पॉलिटिक्स को स्थापित कर सकती है। रानी के पेट का पुनः ऑपरेशन करने के लिए एक ही चारा है, एक ही रास्ता है, और वो है पीपल्स पॉलिटिक्स।
पीपल्स पॉलिटिक्स, पीपल्स पॉलिटिक्स। थैंक यू, धन्यवाद।